तो मतलब जो है वो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा क्या होता है, यानी आपका होता है सबऑर्डिनेट। जैसे आप देखें शी, देखो शी रेस्टेड when the evening came। अब देखो she rested when the evening came। अब ये तो पूरा सेंटेंस है, देखो मतलब इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मेन क्लॉज है हमारा या प्रिंसिपल क्लॉज है, पूरी मीनिंग दे रहा है ये सेंटेंस, ठीक है ना, इसमें कोई इशू नहीं हो रहा। लेकिन जब हम सेकंड पे आते हैं, when the evening came, अब ये डिपेंड कर रहा है देखो इस सेंटेंस के ऊपर, when the evening came, ये पूरा मतलब नहीं दे रहा। आप इस सेंटेंस को हटा दे, शी रेस्टेड, अगर हम इस सेंटेंस को हटा देते, when the evening came खाली अकेला लिखें, आप खुद कॉपी पे लिख के देखें when the evening came, और फिर दूसरा कोई सेंटेंस के साथ कनेक्ट ना करें, तो आपको ये पूरी मीनिंग नहीं देगा। ये आप फिर खुद क्वेश्चन करेंगे, मतलब when the evening came मतलब फिर क्या होगा। तो इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है उसमें आप देखें, हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल करते हैं और फिर दूसरा जो होता है उस वो जो कनेक्ट करते हैं, सेंटेंस मिलाते हैं या सेंटेंस ज्वाइन करते हैं, वो ज्वाइन करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इसीलिए वो क्लास भी कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लास, यानी इस कंजंक्शन की वजह से ये सेंटेंस भी कहलाता है क्या, सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है और पूरा मतलब या मीनिंग खुद ये सेंटेंस नहीं शो करता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइप, आप देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस का टाइप है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। वो कौन सा है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब बेटा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, अब कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखो, मैंने कोशिश की कि मैं इधर लिखूं ताकि आप इसको समझ लें। कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखो क्या है, कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या है कि दो मतलब उसके साथ इंडिपेंडेंट सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो कंपाउंड में आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये हुआ स्ट्रक्चर आप जिस तरीके से सेट करें, जुमला आप जिस तरीके से बनाए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला, लेकिन उसके अंदर होना क्या चाहिए, उसके अंदर कौन सी स्ट्रक्चर सेंटेंस की होनी चाहिए, दो इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में देखो सबऑर्डिनेट होता है, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ सबऑर्डिनेट क्लास। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्या, यानी दो सेंटेंसेस आपके इंडिपेंडेंट और प्लस जो ये लिखे हुए हैं, आप देखो जो ये लिखे हुए आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लिखे हुए हैं, जैसे आप देखें आई गॉट अ बुक एंड रेड इट। ठीक है ना, आप देखें व्हेन आई गॉट अ बुक आई रेड इट एंड एंजॉयड इट। आप देखो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे कंपाउंड लिखा हुआ है इस तरीके से लिखें, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें कॉम्बिनेशन कैसी होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन ये कि दो आपको आपकी मर्जी सेटिंग जिस तरीके से करें, लेकिन दो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और एक सबऑर्डिनेट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्या बेटा, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, फिर आप देखें क्या, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्लस क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे।
इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट, क्योंकि कंपाउंड है तो कंपाउंड में देखो दो है तो हम उसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से सेट करेंगे। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से सेट करेंगे। जैसे आप देखें आए ऊपर वाली, पहले ऊपर वाला देखो सेंटेंस आप लगा लें, आई गॉट अ बुक एंड read it, so and read ठीक है, I got a book and read it although देखो although I got little knowledge from it। बेटा देखो I got a book and read it although I got little knowledge from it। अब आप देखो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया आपका, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, यानी ये आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ एंड, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ अल्दो, देखो ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुआ अल्दो आई गॉट लिटिल नॉलेज फ्रॉम इट, ये आपका हो गया। तो आपके मतलब ये चारों टाइप्स देखे स्ट्रक्चर के लिहाज से सेंटेंस के हो गए, यानी कंपाउंड, फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अच्छा उसके बाद देखो सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे थे यानी फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस। बेटा ये भी मैंने उस दिन आपको बताया था, ये भी आप ध्यान में रख लें, फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा फंक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर भी हमारे मोस्टली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा उसके अंदर भी देखो फंक्शन ऑफ सेंटेंस के अंदर यानी एक असर्टिव सेंटेंस होता है, कौन सा असर्टिव सेंटेंस होता है बेटा, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, यानी ऐसा सेंटेंस जो सिर्फ अपने मतलब यानी आइडिया को या स्टेटमेंट हो, जो स्टेटमेंट होता है, जो बात होती है, ठीक है ना, जो बात या जो स्टेटमेंट होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो बात या कोई आइडिया हम बोलें, स्टेट करें तो हम उसको क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देखो कोई भी बात हम कर दें, जैसे आप देखें बेटा वी आर लर्निंग, ठीक है, ये देखो यानी आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, फुल स्टॉप होता है और शुरू में जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। कोई भी बात एक्सप्लेन करें, बताएं, कोई भी आइडिया बताएं, वो असर्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद सेकंड जो होता है इंटरोगेटिव होता है। देखो मैं आपको ये भी क्योंकि थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर से, तो ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन बहुत आसान है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन किया जाए, सवाल किया जाए, तो देखो हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से भी क्वेश्चंस होते हैं और WH से भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखें इस तरीके से भी होते हैं, हाँ आर यू ओके, आर यू टायर्ड, देखो इस तरीके से भी एक क्वेश्चन होता है, या ये भी एक क्वेश्चन होता है, देखो ये भी होता है, व्हाट WH वर्ड से भी होता है, व्हाट आर यू लर्निंग, देखो तो इस तरीके से, और आखिर में क्वेश्चन मार्क होती है। इंटरोगेटिव में हम पूछते हैं, पूछने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वो 2 तरीकों के होते हैं। देखो यानी हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है और WH से भी आप क्वेश्चन करते हैं, आखिर में क्वेश्चन मार्क होती है। उसके बाद देखो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में देखो मतलब ये कब हम इस्तेमाल करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं यानी कोई मतलब ऑर्डर होता है सेंटेंस में, या रिक्वेस्ट होती है, कोई सजेशन होती है या एडवाइस होती है, ठीक है, इसके लिए होता है इंपरेटिव सेंटेंस की फर्स्ट बनता है, यानी इसकी जो फॉर्मेशन होती है देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता है बस, बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये आपका इंपरेटिव होगा। खाली वर्ब जो होता है ना वो भी इंपरेटिव हो जाता है। जैसे
क्लास में हम बोलते हैं आपको सिट डाउन, देखो अब ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, फुल स्टॉप इसके आखिर में भी देंगे। सब्जेक्ट नहीं होता इंपरेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट नहीं होता। आपने ये सेंटेंस बोल दिया, या एडवाइस वाला सेंटेंस होता है, जैसे आप देखें वर्क हार्ड, देखो ये भी इंपरेटिव, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देखें। या रिक्वेस्ट का भी हो सकता है, प्लीज हेल्प, ठीक है, प्लीज हेल्प द और आप देखें ये इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस आपका बनता है। ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है बेटा, देखो एक्सक्लेमेटरी आपका सेंटेंस होता है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स या इमोशंस की बात की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फीलिंग्स या इमोशंस की बात की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो आप देखें ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ तो ऐसे ही होता है कि अलेस ऐसे हम बनाते हैं, या ओरा इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरीके से होता है। या दूसरी स्ट्रक्चर इसकी जो होती है वो इस तरीके से होती है बेटा, जैसे वाट या हाउ, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होता है तो अ इस्तेमाल करते हैं, फिर एडजेक्टिव होता है, फिर अगर नाउन वगैरह या कोई होता है और आखिर में इसकी निशानी देते हैं। ऐसी जो साइन होती है वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से भी जुमला बन सकता है एक्सक्लेमेटरी, और इस तरीके से भी बन सकता है। जैसे मैं सेकंड पे बनाता हूं, व्हाट अ नाइस क्लास, व्हाट अ नाइस क्लास, ठीक है। अब आप देखो आखिर में हम ये देंगे क्योंकि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए आप इस तरीके की निशानी जो है वो फुल स्टॉप नहीं देंगे। हालांकि ये सारी जुमले कंप्लीट होते हैं, सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगती है, फुल स्टॉप लगता है, एक्सक्लेमेटरी वाली साइन इस्तेमाल होती है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जुमलों के आखिर में जब सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है, तब हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका इस तरीके से होता है। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होता है, लेकिन इन्होंने हमें 4 टाइप्स दिए हैं, तो 4 टाइप्स स्ट्रक्चर वाले भी हो गए और 4 टाइप्स देखो फंक्शन वाले भी हो गए। फंक्शन इस तरीके से होता है जुमले का, और स्ट्रक्चर वाले देखो अलग होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्टेटिव में कोई विषम शो करते हैं, ठीक है बेटा, या प्रे की कोई बात करते हैं तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अच्छा, उसके बाद हम यानी अगला जो शुरू करेंगे क्लॉज शुरू करेंगे। अगला जो टाइप है हमारा, देखो जो टेस्ट में मैंने रखा है वो है क्लोज। आपको पता है क्लोज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो क्लोज क्या होता है, यानी मतलब क्लोज वो होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो, हम उसको क्लास कहते हैं। बेटा जिस भी सेंटेंस के अंदर क्या होना चाहिए, यानी आप देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्लॉज के अंदर क्या होता है, क्लॉज की फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी क्लॉज के अंदर भी ये चीज होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। जो वर्ब होगा वो वर्ब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जो अपनी मतलब फॉर्म को चेंज करे, जो अपने वर्ब की फॉर्म को चेंज करे, सब्जेक्ट के उस हिसाब से भी चेंज हो। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाए, इस तरीके से चेंज होता रहे, या टेंस भी चेंज होता रहे, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज ये होता है जैसे सेंटेंस है एक, तो एक सेंटेंस के अंदर जैसे मैंने आपको बोला, मिसाल के तौर पर आप देखें, जैसे वी हैव एंजॉयड, वी हैव एंजॉयड, ठीक है, वी हैव एंजॉयड द रीडिंग, ठीक है बेटा, देखो वी हैव एंजॉयड द रीडिंग, वी हैव एंजॉयड द रीडिंग, ठीक है ना। तो आप देखें यानी ये सब्जेक्ट आपका पढ़ा है बेटा, ये आपका सब्जेक्ट पढ़ा है, और हैव एंजॉयड, देखो हैव ये फाइनाइट वर्ब होगी क्योंकि वी के साथ हैव हुआ, ही के साथ हैज होगा, ठीक है ना, शी के साथ हैज होगा। ये देखो हम मतलब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब होता है कि यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब हो या टेंस चेंज हो जाए। तो आप देखें
यानी क्लास के अंदर या सॉरी फाइनाइट वर्ब के अंदर ये होता है। तो फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। देखो ये सब्जेक्ट हुआ और वर्ब हुआ, पूरा ये वर्ब हो जाएगा आपका, पूरा ये वर्ब हुआ, इसे हम क्लास कहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर आपके दो क्लास हो सकते हैं अगर एंड वगैरह एड करके आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ यानी क्लास होते हैं, तो हम नाउन क्लास को देखेंगे। किसको बेटा? नाउन क्लास को देखेंगे। अब नाउन क्लास देखो कैसे हम बनाते हैं। ये जो भी क्लास होते हैं, नाउन क्लास हो, एडजेक्टिव क्लास हो, एडवर्ब क्लास हो, ये सब सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। बेटा क्लास जो भी होते हैं, देखो मैं अलग करके थोड़ा लिखता हूं, इन सबको हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। क्लॉज जो भी होते हैं, वो नाउन क्लास हो, वो आपका एडजेक्टिव क्लास हो या एडवर्ब क्लास हो, वो सारे सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लास क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं। आपका नाउन क्लास देखो यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बगैर इस्तेमाल बने नहीं बनेगा, ठीक है। आपका एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बगैर नहीं बनेगा। एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बगैर नहीं बनेगा। तो इसीलिए इस सब जो ये टाइप्स हैं क्लॉजेस के, इन सब को हम बोलते हैं कि ये आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है बेटा? ये सब आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज देखो हम बनाते हैं, तो इसके अंदर यानी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करके। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? वो रिलेटिव प्रोनाउंस वाले होते हैं। बेटा जो रिलेटिव प्रोनाउंस वाले जो होते हैं, उनके साथ हम बनाते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, उनकी हेल्प से देखें हम नाउन क्लास बनाते हैं। अच्छा, अब आप देखें मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस, आई नो that you have, I know that you have prepared for your test, prepared for the test। अब देखो ये आपका नाउन क्लॉज हो गया। बेटा अब देखो ये नाउन क्लॉज हुआ। जैसे आपको मैंने बताया ना कि मोस्टली नाउन क्लॉज जो बनता है, यानी वो जो वर्ड्स होते हैं कौन से होते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउंस जो यूज होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस जो हम यूज करते हैं कंजंक्शन के तौर पर, रिलेटिव प्रोनाउंस ओके यूज्ड एज कंजंक्शंस, एज कंजंक्शंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारा क्लॉज बन जाता है और हम इसको नाउन क्लास कहते हैं। अच्छा देखो, नाउन क्लास में ये होता है जो रिलेटिव प्रोनाउंस आप कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हो, तो बेटा इनके साथ इधर देखो कोई एंटीसीडेंट नहीं होता। जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है तो उसके लिए एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट से मुराद ये कि जो रिलेटिव वर्ड आप इस्तेमाल करो, जैसे दैट इस्तेमाल करो, विच इस्तेमाल करो, हु इस्तेमाल करो, हुज इस्तेमाल करो, व्हाट इस्तेमाल करो, वेयर इस्तेमाल करो, वह इस्तेमाल करो, इससे पहले कोई ना कोई नाउन आ जाए, नाउन कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन दे, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। एंटीसीडेंट से मतलब इन अल्फाजों से पहले आने वाला वर्ड, ANTE, एंटीसीडेंट, CEDENT, वो एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, जो हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें ना, ये रिलेटिव प्रोनाउंस वाले, इनसे पहले अगर कोई वर्ड आ जाए तो उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। लेकिन वो नाउन में नहीं होता, वो एडजेक्टिव में होता है, यानी वो एडजेक्टिव क्लॉज में होता है, वो नाउन क्लॉज में नहीं होता। जैसे आप देखो, आई नो दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, ये आपका नाउन क्लॉज होगा। अच्छा, अब ये कि आप बोलेंगे क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लास। आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लास, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये आपको प्रॉब्लम मुझे लग रहा है और तब भी हो रहा था शायद, हाउ टू फाइंड या हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है बेटा, हाउ टू फाइंड या आइडेंटिफाई, ठीक है, अ नाउन क्लॉज। आपको याद होगा मैंने मतलब आपको अपने हाथ से जो है वो लिख के एक पेज सेंड किया था PDF के अंदर, जिस क्लास के ऊपर जो आपको प्रॉब्लम हो रहा था बहुत, वो पेज पे हर चीज मैंने आपको दी है, समरी दी थी, पूरी समरी ऊपर लिखी हुई थी। आपके पास हो तो मुझे अभी दिखा सकते हैं, या मुझे अपने
नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपके पास वो है या नहीं। तो हाउ टू फाइंड या आइडेंटिफाई अ नाउन क्लास। बेटा नाउन क्लास हम जो फाइंड करते हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा वो क्वेश्चन किससे होगा? क्वेश्चन विद, आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट से सवाल करें या हु से करें। अगर समथिंग होगा तो आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, अगर समबडी की बात होगी तो आप हु से मतलब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो वो नाउन क्लास आपका बिल्कुल सामने आ जाएगा और जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर कहाँ होगा? वो आंसर आपका सबऑर्डिनेट क्लास में होगा। सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा होता है? देखो ये वाला आपका पूरा क्या है, इसको आप सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। क्या होगा ये पूरा आपका सबऑर्डिनेट क्लास होगा। ठीक है ना बेटा? ये पूरा आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है, यानी जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन वाला वर्ड इस्तेमाल किया हुआ होता है जो डिपेंड करता है, तो वो आपका सबऑर्डिनेट होता है। लेकिन आपको क्वेश्चन करना है, यानी वर्ब जो होता है ना, जो वर्ब दिया होता है उसमें आप क्वेश्चन करेंगे। अब आप क्वेश्चन करें, देखिए आई नो, तो क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू आई नो। देखिए सवाल होगा, सवाल आपका होगा व्हाट, ये होगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि नाउन क्लास को यानी हम जो वो आइडेंटिफाई करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन होगा व्हाट डू आई नो, ये हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट डू आई नो। जवाब क्या आया? दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है बेटा, देखो या व्हाट आई नो दैट, जवाब कहां पड़ा है? दैट यू हैव। अब आंसर कहां है? आंसर जो भी होगा वो आपके सबऑर्डिनेट क्लास में होता है। और जवाब क्या है आपका? दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है, दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। ये देखो आपका आंसर हो गया। व्हाट डू आई नो या व्हाट आई नो दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, ये जवाब आया। तो इस तरीके से हम नाउन क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन क्लास को देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई या फाइंड अ नाउन क्लास विद द क्वेश्चंस व्हाट और हु। अगर समबडी होता है तो हु, अगर नहीं तो व्हाट से। अब क्वेश्चन हम जनरेट कहां से करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन बनाएंगे कौन सी स्ट्रक्चर जो जुमले की होती है उनमें से। जिस जगह वर्ब होगा, नो होगा, फील होगा, से होगा, ऐसे वर्ब्स होंगे, उनमें से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हमने क्वेश्चन किया, देखो नो से क्वेश्चन किया, देखो वही वर्ब रख लें आप। ठीक है, अच्छा आई नो देखें हुआ, जवाब आया दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट। तो जवाब जो होगा आपका, यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा या आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा, उसमें आपका जवाब होगा। तो इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। तो ये आपका नाउन क्लॉज हुआ। बाकी टाइप्स हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आपके समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप देखें अब, मतलब एक 5 मिनट और भी हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा ये नाउन क्लास हुआ। और अब इधर ही आपको, मतलब अगर हम एडजेक्टिव क्लास डिस्कस करें तो एडजेक्टिव क्लास अब आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एडजेक्टिव क्लास आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए समझ में आ जाएगा, इसको आप देखें मतलब तो डिफरेंशिएट करके कंट्रास्ट के बुनियाद पर नाउन क्लास की देखो फॉर्मेशन इस तरीके से हुई, तो एडजेक्टिव क्लास की किस तरीके से हो सकती है। बेटा नाउन क्लास इस तरीके से वन, तो अब हम आते हैं एडजेक्टिव क्लास। मैं एडजेक्टिव क्लास देखते हैं कि अब इन दोनों क्लासेस में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर के लिहाज से। ये दोनों क्लासेस किस तरीके से अलग बनते हैं। ठीक है ना, नाउन क्लास हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज को भी देख लें। क्या एडजेक्टिव क्लॉज को भी देख लें। बेटा बात तो वही होती है, मैंने आपको कहा ना कि एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ना वो भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। बेटा एडजेक्टिव क्लॉज भी सबऑर्डिनेट, सारे क्लॉजेस आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना वो अल्फाज या वर्ड्स हमारे सबऑर्डिनेट जो है वो वर्ड्स होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, मतलब जो सबऑर्डिनेट वर्ड के साथ यानी जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो एडजेक्टिव क्लास के अंदर, उसको डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एडजेक्टिव क्लास जो होता है वो भी आपका सबऑर्डिनेट क्लास होता है, और इसके अंदर भी आप जो अल्फाज यूज करते हो वो रिलेटिव प्रोनाउंस ही होते हैं। जो कंजंक्शन यूज करते हो ना, रिलेटिव प्रोनाउंस। बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस
ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, वो कंजंक्शन के का काम देते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं दो सेंटेंस को। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप वो इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे आपने दैट इस्तेमाल किया, आपने विच इस्तेमाल किया, आप हु इस्तेमाल करते हो, हुज इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ये सारे अल्फाज जो होते हैं ये रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब फर्क देखो, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लास के अंदर एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट से मुराद के ये जो अल्फाज मैंने लिखे ब्रैकेट में, इनसे पहले नाउन होता है, इनसे पहले नाउन होता है, उसी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है। जबकि नाउन क्लास में आपने देखा होगा कि नाउन हमें नजर नहीं आ रहा था खुद। नाउन क्लास में आपको अभी पीडीएफ भेजते हैं, उस दिन भी पीडीएफ आपको शायद नहीं मिला, लेकिन आज जो है वो दोनों को मिलाकर मैं भेजता हूं। तो आप देखें, नाउन क्लास तो हम नाम देते हैं, लेकिन नाउन क्लास के अंदर यानी नाउन खुद नहीं मौजूद होता। इसमें देखो होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हम इस्तेमाल करते हैं रियाज। देखो बेटा, रियाज हैज अ बुक। देखो, रियाज हैज अ बुक, दैट इज या विच इज, देखो विच इज वंडरफुल। देखो बेटा, विच इज वंडरफुल फॉर द प्रिपरेशन, विच इज वंडरफुल फॉर आवर प्रिपरेशन। तो अब देखो आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। देखो बेटा, रियाज हैज अ बुक विच इज वंडरफुल फॉर आवर प्रिपरेशन। अब मैंने आपको बात की ना, थोड़ा कलर चेंज करके फिर आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको ये बात इजीली समझ में आ जाए। रियाज हैज अ बुक, अ बुक विच, अ बुक विच, यानी जो इधर आपका नाउन आएगा उस नाउन को डिस्क्राइब किया जाए, उस नाउन के बारे में यानी मजीद इंफॉर्मेशन दी जाए, उस नाउन के बारे में डिटेल दिया जाए, मजीद ज्यादा बताया जाए, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा और उस वर्ड को हम एंटीसीडेंट कहेंगे। अब ये एंटीसीडेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। अब ये वर्ड एंटीसीडेंट, तो एडजेक्टिव क्लास के अंदर देखो एंटीसीडेंट आता है और उस एंटीसीडेंट को हम यानी रिलेटिव वर्ड लगाकर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसका डिटेल बताते हैं, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो मतलब एडजेक्टिव क्लास कहलाता है। तो देखो, नाउन क्लास और एडजेक्टिव क्लास के अंदर फर्क ये, रियाज हैज अ बुक विच इज वंडरफुल फॉर आवर प्रिपरेशन, तो इसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। अल्फाज बेटा देखो सेम है, देखो जो नाउन क्लास हमने अल्फाज इस्तेमाल किए ना, वो भी आपके देखो रिलेटिव वर्ड्स थे, इसके अंदर भी देखो रिलेटिव वर्ड्स हैं, दोनों आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, यानी आपका वो भी सबऑर्डिनेट क्लास, नाउन भी सबऑर्डिनेट क्लास और एडजेक्टिव भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हुए। राइट, फर्क कौन सा हुआ कि एडजेक्टिव क्लास के अंदर एंटीसीडेंट होता है, नाउन होता है, उस नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जाती है कि बुक तो है इसके पास, लेकिन वो कैसा है, बहुत अच्छा है, प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए वो बहुत अच्छा है। यानी इधर जो नाउन होता है एडजेक्टिव क्लास के अंदर, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसके बारे में जो वो ज्यादा बताया जाता है, इसीलिए देखो हम इसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। जबकि नाउन क्लास के अंदर देखो ऐसा कुछ मौजूद नहीं होता, जो कोई इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं होती है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लास होता है। तो अब ये फर्क आपको दोनों यानी टाइप्स के अंदर नजर आ गया होगा, काइंड्स के अंदर, कि नाउन क्लास कैसा होता है और एडजेक्टिव क्लास कैसा होता है, इन दोनों में डिफरेंस आपको नजर आया होगा कि हम इस तरीके से अल्फाज देखो दोनों के अंदर बेटा सेम है। ठीक है ना, दोनों के अल्फाज जो है वो सेम है, तो ठीक है बेटा। तो ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो गया, दोनों आसान हो गए। और अब कल का पीडीएफ परसों वाला इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करके आपको भेजता हूँ, और आज वाला भी होपफुली प्रिपरेशन